हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं सीआरपीएफ का मैथ का एनालिसिस। दोस्तों, यह एग्ज़ाम जो हुआ था 1/3/2023 को हुआ था और यह एग्ज़ाम हमने ही दिया है। यह हमारी शिफ्ट का एग्ज़ाम है। दोस्तों, यदि आपको आगे सीआरपीएफ का एग्ज़ाम देना है किसी को, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों, इसमें हम लोग बहुत शॉर्टकट मेथड का अप्लाई करेंगे, जिससे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। दोस्तों, इस मेथड से आपको कोई नहीं बताएगा कि कैसे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। सभी लोग बेसिक से बताते हैं, लेकिन हम आपको बेसिक से नहीं बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें पूरे 25 क्वेश्चन हैं। हम लोग पूरे इसमें 25 के 25 क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, इसमें हमने सभी क्वेश्चन सही भी किए हैं। अगर आप हमारी तरह लगाएंगे तो आप भी इसको सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम जो हुआ था 1/3/2022 को हुआ था और यह फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा टाइम एंड वर्क से दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आशा और लता एक साथ मिलकर किसी कार्य को 25 सही 5/7 दिन में पूरा कर सकती हैं। लता और सीता एक साथ मिलकर उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। आशा सीता से दोगुना कुशल है, ज्ञात कीजिए तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकेंगी। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं आशा को ए से, लता को एल से। ये दोनों मिलकर काम कितना दिन में कर रही हैं? 25 से 5/7। इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 7 175, 180/7 लिख सकते हैं हम लोग। 180/7 दिन लिख सकते हैं। और यहाँ पर दिया लता और सीता एक साथ मिल, लता को एल से और सीता को एस से। ये दोनों मिल जा रही हैं तो एक दिन में टोटल काम दोस्तों 36 दिन में पूरा कर ले रही हैं। तो बोल रहा है कि तीनों अगर मिल जाएंगी तो टोटल कार्य कितना दिन में होगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर क्या आता है दोस्तों? टोटल वर्क आता है। 180 और 36 का एलसीएम 180 होता है। तो दोस्तों यह कितनी बार जाएगा? यहाँ दोस्तों 7 बार जाएगा और यह 36 पछे 180 हो जाएगा। यह इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आशा सीता से दोगुना कुशल है। यहाँ पर आशा को हम लोग ए से और सीता को एस से, और बोल रहा कि आशा सीता से दोगुना कुशल है। यानी अगर सीता एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रही है तो आशा एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रही है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर आशा और यहाँ पर देखेंगे, आशा और लता एक दिन में 7 यूनिट काम कर रही है, लता और सीता एक दिन में 5 यूनिट काम कर रही है। अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो एल कैंसिल हो जाएगा। तो ए माइनस एस यहाँ से कितना आ जाएगा? यानी आशा माइनस सीता कितना आ जाएगा? 7 में से 5 घटाएंगे 2। और यहाँ पर कितना, ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। अगर यहाँ पर इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर डिफरेंस लाएंगे तो डिफरेंस 1 आएगा। 1 की वैल्यू कितना है? 2 है। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? आशा का एक दिन का कार्य क्षमता कितना आ जाएगा? 4। और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे सीता की कार्य क्षमता का अनुपात 2 आ जाएगा। अब दोस्तों आशा एक दिन में 4 कार्य कर रही है, यानी 4 यूनिट कार्य कर रही है, तो सीता एक दिन में 2 कार्य कर रही है। अब दोस्तों हमको आशा की कार्य क्षमता मालूम हो गई, सीता की कार्य क्षमता मालूम होगी, और हमको लता की कार्य क्षमता निकालनी। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों लता और सीता मिलकर एक दिन में 5 कार्य कर रही हैं। यहाँ पर दोस्तों लता और सीता मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रही हैं। और यहाँ पे जो सीता है दोस्तों कितना दिया है? 2 यूनिट काम कर रही हैं। तो इसमें से 5 में से 2 घटा देंगे तो एल का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? एल का मान हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 में से 2 घटाएंगे 3। 5 में से 2 घटाएंगे 3, यानी लता एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रही है और आशा एक दिन में 4 यूनिट काम कर रही है, और यहाँ पे सीता एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रही है। जब तीनों मिल जाएंगी तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य हो जाएगा दोस्तों? 4 और 3 और 2 को जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 7 2 9 हो जाएगा। टोटल कार्य हमारा कितना है? 180 यूनिट है। तो एक दिन में 9 यूनिट कार्य हो रहा है, तो 180 कार्य होने में कितना दिन लगेगा? 180 कार्य होने में दोस्तों 20 9 180, यहाँ पे 20 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगाएंगे, और यही दोस्तों इसको लगाने का शॉर्टकट तरीका है। इससे शॉर्टकट दोस्तों कोई नहीं बता सकता। यहाँ पर हम लोग क्या किए दोस्तों? आशा और लता कितना दिन में किए, और यहाँ पे लता और सीता कितना दिन में कार्य करें? दोनों का एलसीएम लेने पर ये टोटल वर्क आता है दोस्तों। टोटल वर्क आता है
तब हम लोग तीनों का कार्य क्षमता निकालिए। यहाँ पे आशा और सीता का डिफरेंस दोस्तों, यहाँ पे मेन पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आशा और सीता का डिफरेंस निकालना है, तभी हम लोग यहाँ से कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 2 की यूनिट यहाँ पे 4 आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों सीता का 2 है, यहाँ पर सीता का 2 है, लता और सीता का मिलाकर 5 है, तो लता का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो 4 3 7 2 9 यूनिट टोटल कार्य आ जाएगा। 180 यूनिट कराना है तो 20 दिन में कर लेंगे। तो दोस्तों इस सवाल को लगाने का सबसे आसान तरीका था। दोस्तों हमको बताने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे एसआई से दिया है, सिंपल इंटरेस्ट से। यहाँ पर दिया है x की राशि पर 7/2/3 वर्ष की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों इतना है, तो x का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 1 साल का ब्याज कितना है दोस्तों 7/2/3 यानी 17 का 21 2 23/3 है, 1 साल का ब्याज हुआ। तो 2.5 साल का ब्याज क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2.5 साल का ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पे 5/2 से गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 862.5 दिया है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8 8 16 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 1725 आ जाएगा, 1725/2 इसको लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग 100 यूनिट की मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर इसको हम लोग काटेंगे 5 से तो कितने बार कटेगा, 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे 5 3 15 2 बचेगा, 5 को 20 और यहाँ पे 5 25 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग 23 से काटेंगे तो 23 एकदम 23 11 बचेगा, 23 5 115। यहाँ से 3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 15 3 45 या 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल मूलधन कितना है दोस्तों 4500 हो जाएगा। दोस्तों यही इसको लगाने का शॉर्टकट तरीका था। दोस्तों आप लोग यहाँ पे 5 4 3 9 3 12 यहाँ पे 3 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, लेकिन 3 का मल्टीपल देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में फंस जाएंगे। यहाँ पे देखिए 8 5 13 हो गया, 13 2 15, यहाँ पर भी 3 का मल्टीपल है, लेकिन यह वाला आंसर नहीं हो सकता था। 8 3 11 7 18 5 कितना होता है दोस्तों, यह भी नहीं, 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं, इसलिए हमको पूरा करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इससे शॉर्टकट कोई नहीं है, यही इसको सवाल को लगाने का सबसे बेस्ट अप्रोच है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 150 किलोमीटर की चाल से चलने वाली 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल दोस्तों जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में जाती हैं तो उनकी चाल जुड़ जाती है, जब विपरीत दिशा में जाती हैं, जब दोस्तों एक ही दिशा में जाती हैं तो उनका चाल का हम लोग डिफरेंस लेते हैं। जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनकी चाल आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए की चाल एक विपरीत दिशा में जा रही है दोस्तों, यानी दोनों एक इस तरफ जा रही है तो दूसरी उसकी विपरीत दिशा में जा रही है। तो यहाँ पर चाल क्या होगा दोस्तों, जुड़ जाएगी चाल। तो चलिए सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल इसकी कितना है दोस्तों 150 किलोमीटर पहली वाली की है और दूसरी वाली की चाल कितना है 90 किलोमीटर है। तो यह इसकी चाल होगी, चाल बराबर कितना होता है, क्या होता है दोस्तों दूरी बटे समय। यहाँ पर पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है 360 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी की पहली रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों कितना दिया है 360 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हमको नहीं मालूम है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो दोस्तों जो दोनों दूरी तय करेंगी, दोनों अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी। यहाँ पे पहली रेलगाड़ी हम लोग 360 दिया, दूसरी हम लोग x मान लिए। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटे समय होता है। दूरी इतना हो गया, समय कितना हो गया 12 सेकेंड हो गया, समय कितना हो गया 12 सेकेंड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो चाल लिखे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में लिखे हैं, तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से जब 150 90 जोड़ेंगे तो 240 आ जाएगा, 240 गुणे 5/18 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से अगर काटेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। 3 बार में कटेगा, यहाँ पे 80 बार में कट जाएगा 3/24 और यहाँ पे करेंगे तो 8 5 40 और 8 5 40 400 हो जाएगा। इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 800 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 360 प्लस x हो जाएगा,
360 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 440 हमारा आंसर आ जाएगा। यही दूसरी रेलगाड़ी की चाल। दोस्तों सापेक्ष चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अगर दोनों अपोजिट दिशा में जा रही हैं तो चाल जुड़ जाएगा, अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो चाल घट जाएगी। और दोस्तों जो उसकी दूरी रहेगी, चाहे अपोजिट जाए चाहे एक ही दिशा में जाए, दोनों की जो लंबाई होती है ट्रेन की दोनों जुड़ती है। तो यहाँ से आप लोग इसको ऐसे लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन दोस्तों है, दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों दिया कुछ अपनी यात्रा का x% भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो x के संदर्भ में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर दूरी दोस्तों x% भाग का मतलब होता है, अगर परसेंटेज हटाएंगे तो x% का मतलब होता है x बटे 100। यानी अगर टोटल डिस्टेंस 100 यूनिट है तो उसने x यूनिट दोस्तों कितना से चला है। तो यहाँ पर एवरेज चाल अगर हम लोग लेंगे, एवरेज चाल लेंगे तो कुल दूरी हमारा कितना दोस्तों हो गया, 100 हो गया। कुल दूरी 100 हो गया। इसमें से x% भाग कितना 50 किलोमीटर चला है। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग टाइम निकालेंगे तो क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। टाइम निकालेंगे तो दूरी बटा चाल होता है। यहाँ पे x यूनिट चला है और x यूनिट किस चाल से चला है, 50 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे तो दोस्तों 100 में से x चल चुका है तो बचा कितना है, बचा है 100 माइनस से x बचा है। और यह किस चाल से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करके इसका औसत निकालना है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 50 और 60 का एलसीएम लेंगे तो 300 हो जाएगा। 5 6 का 30 होता है, एक जीरो है तो उसमें एक जीरो और लगा देंगे तो 300 हो जाएगा। और यह 300 दोस्तों ऊपर जाएगा तो 300 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर यानी 3000 आना चाहिए और यही ऑप्शन बी वाले में सही है, यही वाला सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 50 6 का 6 बार में जाएगा तो 6x हो जाएगा। और यहाँ पे 5 बार जाएगा तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जब -5 है 5x हो जाएगा, 6x में से 5x घटेगा, नीचे कितना आ जाएगा x और यहाँ 500 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 में तो 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30,000 बटे x प्लस 500 आंसर आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान था। औसत चाल आपको मालूम रहना चाहिए था। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी हम लोग 100 मान लिए हैं। 100 में से x कितना चला है दोस्तों, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और जो बचा है 100 माइनस x या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग टोटल टाइम निकाल लिए, टोटल टाइम में भाग दिए तो दोस्तों यहाँ पे हमारा औसत आ गया। और यह x के संदर्भ में निकालना था तो 30,000 बटे x प्लस 100 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अब पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर दिया है एक टीन में 8 केजी कच्चे चावल और 32 केजी उबले हुए चावल मिलाए जाते हैं तो कच्चे चावल का प्रतिशत कितना है। दोस्तों यहाँ पर 8 केजी चावल है और 32 केजी चावल, टोटल कितना केजी चावल हो गया दोस्तों, 32 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 40 केजी चावल है। इसमें बोल रहा कच्चा चावल कितना है, 40 में, कच्चा चावल 40 में 8 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब हो जाता है दोस्तों 20%। यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आ जाएगा। दोस्तों आपको 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1/6, 1/7 यह सब बेसिक फ्रैक्शन होते हैं। इस सबको आपको याद रहना चाहिए, तभी आप लोग एग्जाम में बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, जेम्स 25% के लाभ पर हेडसेट बेचता है। बाद में वह एक थोक व्यापारी से मिलता है जो क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर हेडसेट की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। जेम्स विक्रय मूल्य में 54 रुपये की कमी करता है लेकिन फिर भी 30% का लाभ अर्जित करता है। तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, बोल रहा है कि जेम्स जो है कोई वस्तु 25% लाभ पर बेचता है और फिर उसके बाद उसको एक थोक व्यापारी मिलता है और वह बोलता है कि आपने जिस वस्तु पर मूल्य खरीदा है हम उससे 10% कम पर आपको देंगे। और दोस्तों इस प्रकार वह जेम्स जो है 54% कम कीमत पर बेचता है, फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि CP कितना रहा है दोस्तों, पहले CP 100 रही होगी। CP 100 रहा है दोस्तों, 25% के लाभ पर हेडसेट बेचता है या जेम्स 25% के लाभ पर कितने को बेचेगा दोस्तों, 125 का बेचेगा।
अब दोस्तों एक थोक व्यापारी आता है और जेम्स से कहता है कि हम आपको 10% कम कीमत पर ये इस हेडसेट को देंगे, यानी आपने 100 को ख़रीदा है तो हम आपको 10% कम पर देंगे, आपको 90 में ही दे देंगे। दोस्तों जब जेम्स 90 में पा रहा है और बोल रहा है कि इसको 30% के लाभ पर बेच दिया है, 90 का 30% निकालेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 27 आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, 117 का बेचेगा, 117 का बेचेगा। दोस्तों पहले कितने का बेच रहा था, 125 का बेच रहा था, अब कितने का बेच रहा है, 117 का बेच रहा है। तो कितना कम में बेच रहा है दोस्तों, 8 कम में बेच रहा है। इस 8 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में दोस्तों, 8 की वैल्यू 54 दिया है। तो ये 8 की वैल्यू 54 दिया है। तो दोस्तों हमको क्या निकालना है, CP निकालना है, यानी 8 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों कितना है, 54 है। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोस्तों इसको काटेंगे तो इसको यहाँ पे 27 लिख लेंगे और यहाँ पे 2 से काटेंगे 27, 2 से काटेंगे तो 4, यहाँ से हो जाएगा 25 बार में कट जाएगा। तो 27 गुणा 25, 27 गुणा 25 यानी 9 का मल्टीपल रहना चाहिए। 9 का मल्टीपल किस में दोस्तों, 9 का मल्टीपल एक ही में, 7 6 13 5 18, यही वाला सही हो जाएगा। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 25 गुणा 25 625 हो जाएगा और 25 दूना 50 और यहाँ पर अगर 25 गुणे करेंगे तो दोस्तों 625 प्लस यहाँ पे 50 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 675 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको इतना नहीं करना, पहले ही 9 का मल्टीपल देख के हम लोग यहाँ पे आंसर कर देते। चलिए दोस्तों चलते हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ग्राफ से दिया गया दोस्तों। यहाँ पर बोला है वाणिज्य और मानविकी में विद्यार्थी तथा गणित और विज्ञान में विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं, बोल रहा है वाणिज्य और मानविकी। दोस्तों वाणिज्य और मानविकी कहाँ है, यहाँ पर है। कितना है दोस्तों, 964 है और 220 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1184 हो जाएगा। दोनों में 1184 हो जाएगा, 9 2 11 64 20 84 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बोला गणित और विज्ञान में कितने हैं दोस्तों, गणित और विज्ञान कहाँ है, गणित और विज्ञान देखिए दोस्तों इसके ऊपर है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 2 700 आ जाएगा और 8 4 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 732 आ जाएगा, 732 आ जाएगा। अगर दोस्तों इसको हम लोग कितने से काटेंगे, इसको हम लोग 16 से काटेंगे तो 16 7 112 और यहाँ पे 6 बचेगा, 16 चौक 64 और यहाँ पे अगर काटेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने पर दोस्तों कितना आ रहा था, 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 832 आ रहा था, 832 आ रहा था। यहाँ पे 5 2 7 8 4 12 132 हो गया, 700 में 132 जोड़ेंगे तो 832 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 काटेंगे तो 16 5 80 हो जाएगा, 16 5 80 3 बचेगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। 2 से और काट देंगे तो यहाँ पे 37 रेशियो 26 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी वाले पे है और यही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों, यदि 1, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं के 3 शीर्षों 1, 2 दोस्तों यहाँ पे 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं से बने त्रिभुज के केंद्रक है। दोस्तों यह त्रिभुज का केंद्रक और तीनों शीर्ष इतना 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 है दोस्तों। तो बोल रहा है कि a + b का क्या मान होगा। तो दोस्तों त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक होता है दोस्तों x1 + x2 + x3/3 होता है, प्लस दोस्तों होता है, फिर इसके बाद होता है y1 + y2 + y3/3 होता है। तो दोस्तों इसके निर्देशांक देखेंगे तो हमको पहले a का मान निकालना है। तो दोस्तों a बराबर क्या हो जाएगा, अगर दोस्तों a बराबर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4/3 होता है, x1 x2 + x3/3 होता है। अब इसके बाद दोस्तों b का मान निकालना है हमको, यहाँ पे b का मान निकालना है। तो b दोस्तों यहाँ पर पहले वाले में है, तो यहाँ पर 1 बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पे दोस्तों 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे +b हो जाएगा और यहाँ पे पहला वाला करेंगे तो -1 हो जाएगा, बटा के कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग a का मान निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 3 7 -7 आएगा, एक मन से -7 जाएगा तो -6, a का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और अगर यहाँ से हम लोग b का मान निकालेंगे, अगर b का मान निकालेंगे तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर 3 आ जाएगा। तो कितना आया, a बराबर -2 b बराबर 3 आ गया, तो a + b बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आपको फार्मूला मालूम रहना चाहिए। तो जो त्रिभुज का केंद्रक होता है वह x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है, और कामा होता है फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है। यह त्रिभुज के केंद्रक को निकालने का फार्मूला होता है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों कुछ सवाल ऐसे होते हैं यदि आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया 8000 की राशि पर x% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों इतना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। और दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे शॉर्टकट तरीका है कि आप लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों सक्सेसिव लगता है। यहाँ पर दोस्तों x का क्या मान रखेंगे कि 2 वर्ष बाद दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज हमको 988.8 मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग 6 रखेंगे तो x का सक्सेसिव कितना होता है, तो अगर 6 का सक्सेसिव निकलेंगे तो 6 12 हो जाएगा और 36 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब दोस्तों 8000 का 12.6% निकालेंगे, यहाँ पे 8000 का 12.6% निकालेंगे तो 2 अंक पे यहाँ पर दशमलव लगा है दोस्तों, बटे 100 से गुणा कर देंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 छक्का 48, इकाई का अंक 8 मैच हो जा रहा है, यानी यही वाला आंसर सही है। अगर दोस्तों हम लोग 5 का निकालते तो 5 का 10 होता है प्लस 5 और 10.25 होता है। 10.25 अगर दोस्तों हम लोग इसका 11% भी निकाले तो 11 8 88 होता है, 880, जो कि 988 से बहुत कम है। और अगर इसका हम लोग 14% निकालेंगे तो 14 8 112, यानी 120 हो जा रहा है। तो 120 यानी यहाँ पर 11 से 20 हो जा रहा है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है, यानी यही वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ना दोस्तों 7 होगा, ना 8 होगा, ना 5 होगा, तो ये 6 वाला सही हो जाएगा। 6 6 12 हो जाएगा, 12 बटे 96, 900। अगर 12% निकालेंगे तो 960 आएगा। और दोस्तों 0.36 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 20 80 28.8 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों ऑप्शन सी है। चलिए दोस्तों चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। 10वां क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए लेखा चित्र में ए बी क्या निरूपित करता है। दोस्तों यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यह -3 से होकर जा रहा है और यहाँ पर भी -3 से होकर जा रहा है, यानी x और y का मान यहाँ पर कितना है दोस्तों, -3 है। x और y का मान -3 है, तो x और y का मान किस में दोस्तों, यहाँ पर x पहले वाले में देखिए प्लस में 3 आया है, या नहीं हो सकता। अगर वो इसमें y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, -2 आएगा, तो यहाँ से भी नहीं हो सकता। अगर तीसरे वाले में निकालेंगे तो x + 3 बराबर 0 है, और जब 3 उधर जाएगा तो x बराबर -3, यानी यही वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर 2 या भी नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों यह बहुत छोटा ही सवाल था। चलिए दोस्तों चलते हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पिज्जा से पिज्जा का एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है। यदि पिज्जा के त्रिज्यखंड के समान क्षेत्रफल का एक और पिज्जा बनाया जाता है तो नए पिज्जा का व्यास क्या होगा। दोस्तों यह बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं पहले दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं कि यह सवाल कहा जा रहा है। दोस्तों एक पिज्जा है दोस्तों, एक बड़ा सा पिज्जा है, और दोस्तों बोल रहा है कि 120 डिग्री त्रिज्यखंड वाले दोस्तों इतना काट कर एक छोटा पिज्जा निकाला जाता है, और इसके क्षेत्रफल के बराबर एक छोटा पिज्जा बनाया जाता है। तो इसका दोस्तों व्यास क्या होगा, इसी को हमको निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर छोटे वाले का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो छोटे वाले का व्यास आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रयास करेंगे कि छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। और दोस्तों यहाँ पर दिया है कि जो बड़ा वाला पिज्जा है उसका व्यास कितना है दोस्तों, उसका रेडियस कितना है दोस्तों, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर r का मान दोस्तों यहाँ पर 7 है, तो अगर r का मान 7 है तो उसका जो परिधि होती है दोस्तों कितना होता है, 44 होता है। और उसका एरिया कितना होता है दोस्तों, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है।
अगर आर का मान 7 सेंटीमीटर है और तो पेरीमीटर दोस्तों कितना होता है 44 सेंटीमीटर और एरिया कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आर का मान दोस्तों 21 है, 7 का 3 गुना है दोस्तों। ये 21 जो है 7 का 3 गुना है, यहाँ पे 21 7 का 3 गुना है। तो एरिया कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुना, एरिया दोस्तों स्क्वायर में होता है, यहाँ पे स्क्वायर में हो जाएगा 3, तब एरिया कितना आ जाएगा दोस्तों 154 गुणे 9, यह पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल आ गया। अब दोस्तों यह अभी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बड़े वाले का क्षेत्रफल आ गया है। अब दोस्तों हमको निकालना है क्या, छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालना है। और बोल रहा है कि यह जो बड़े वाले त्रिज्यखंड का पिज्जा काटा गया यह 120 डिग्री दोस्तों का कोण बना रहा है केंद्र पर। अब दोस्तों पूरा कितना होता है दोस्तों 360 होता है, पूरा 360 होता है। और दोस्तों यह कितना है 120 है, तो दोस्तों यह इसका 1/3 है, 360 का 1/3 120 होता है। तो एरिया भी कितना हो जाएगा छोटे वाले का, इसका 1/3 होता है, इसका 1/3 हो जाएगा। अब दोस्तों हमको क्या कर लेना है, इसको बराबर कर देना है छोटे वाले के एरिया के पाई आर स्क्वायर के बराबर कर देना है। बस दोस्तों अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, यहाँ से पाई का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे तो 22/7 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 22 नीचे और 7 ऊपर चला आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा दोस्तों। इसको 3 बार में काटेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और इसको 22 7 154 हो जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, आर का मान निकालेंगे तो 7√3 आ जाएगा, आर का मान दोस्तों 7√3 आ जाएगा। तो 2r का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 14√3 आ जाएगा, 14√3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम जो आपको बताए हैं कि अगर r का मान दोस्तों 7 है तो उसका जो परिधि होती है दोस्तों कितना होता है 44 होता है और एरिया दोस्तों कितना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में 154 होता है दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग याद किए रहेंगे तो यहाँ से आप लोग रेडियस, पेरीमीटर और एरिया तीनों निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए। अन्यथा आप लोग बेसिक से जाइएगा, इसको निकालिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 वह बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम आपको बहुत शॉर्टकट तरीका बताएं जिससे आप लोग एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 20% छूट देने के बाद भी किसी व्यापारी को 8% का लाभ होता है और बोल रहा है कि दोस्तों दी गई छूट कितना है 40.5 रुपये है, तो क्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और छूट देने के बाद आता क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य आता है। तो दोस्तों 20% का मतलब होता है 1/5, यानी अगर अंकित मूल्य 5 है तो उस पर 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो बेचा कितने का जा रहा है दोस्तों, 4 का बेचा जा रहा है और बोल रहा है कि 4 के बेचने के बाद दोस्तों 8% का लाभ होता है। तो लाभ किस पे होता है दोस्तों, सीपी पर होता है। तो 8% का मतलब होता है दोस्तों 2/25 होता है, 2/25 होता है, यानी आप सीपी 25 है उस पर 2 का लाभ हो रहा है तो एसपी कितने का हो जा रहा है 27 का हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग निकालेंगे एमपी, एसपी और सीपी। दोस्तों यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ से 27 बचे कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा और यहाँ से 27 चौक को दोस्तों कितना हो जाएगा 27 दूना 54 108 हो जाएगा और यहाँ से 25 चौक का 100 हो जाएगा, 25 चौक का 100 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ कि अगर एमपी 135 है तो एसपी 108 हो जाएगा और सीपी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब दोस्तों हमको निकालना क्या है, यदि दी गई छूट दोस्तों 40.5 रुपये है तो डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है दोस्तों, डिस्काउंट दोस्तों यहाँ पे कितने का दिया जा रहा है, देखिए 135 की वस्तु है 108 में दे दी जा रही है, यानी 27 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 27 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 40.5 दिया है। 40.5 का मतलब क्या होता है दोस्तों 81/2 होता है, 81/2 होता है। अब दोस्तों यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमारी इतना आ गई और हमको निकालना है क्या दोस्तों, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य दोस्तों कितना है 100 है, तो यहाँ से हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 27 यहाँ 81 हो जाएगा। तो 300/2 कितना आ जाएगा दोस्तों 150। यह इसको सॉल्व करने का सबसे शॉर्टकट तरीका था दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे टाइम एंड वर्क से एक सवाल और फिर दे दिया।
यहाँ पर दिया है कि दोस्तों एच हैं एच जे एल 3 व्यक्ति हैं दोस्तों। तीनों कार्य को एच जो 120 दिन में कर रहा है, और यहाँ पे जे कितना दिन में कर रहा है 40, और यहाँ पे एल कितने दिन में कर रहा है 60। दोस्तों यहाँ से हम लोग टोटल एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 120। एलसीएम लेने पर आता है क्या दोस्तों, टोटल वर्क आ गया, यानी 120 यूनिट टोटल वर्क है। चलिए दोस्तों, अगर इसमें टोटल वर्क में दोस्तों अगर दिन से भाग देंगे तो क्या आएगा, कार्य क्षमता आएगा। तो कार्य क्षमता कितना आ जाएगा दोस्तों, एक बार जाएगा 40 यानी 120 हो जाएगा, 60 दूना 120 आ गया। एच की कार्य क्षमता 1 है, जे की कार्य क्षमता 3 है, एल की कार्य क्षमता 2 है। और बोला यदि वे एच से शुरू करते हैं दोस्तों, एच शुरू करता है और शुरू करते समान कार्य को बारी बारी से करते हैं दोस्तों। पहले दिन एच आया, 1 यूनिट कार्य किया, फिर चला गया। उसके अगले दिन यानी दूसरे दिन जे आया, फिर वह 3 यूनिट कार्य किया, चला गया। फिर तीसरे दिन कौन आया दोस्तों, यल आया। यल कितना कार्य किया दोस्तों, 2 यूनिट आया, कार्य किया और चल दिया। और दोस्तों इस प्रकार से टोटल कितना दिन हो गए, 3 दिन। 3 दिन में दोस्तों कितना यूनिट कार्य हुआ है, 3 दिन में 3 2 5 1 6 यूनिट कार्य हुआ है। 3 दिन में कितना यूनिट कार्य हुआ है, 6 यूनिट कार्य हुआ है। तो हमको दोस्तों यहाँ पे 120 यूनिट कार्य करना है। तो 120 बनाने के लिए इसमें दोस्तों कितना से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 20 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों 20 छक्का 120 दोस्तों, यहाँ पे 3 2 5 1, यहाँ पर 3 2 5 1 6 यूनिट कार्य हुआ, 3 दिन में कार्य हुआ। तो हमको कितना यूनिट कार्य करना है दोस्तों, 120 यूनिट कार्य करना है। तो यहाँ से 120 बढ़ाने के लिए इसमें 20 से गुणा कर देंगे। तो और बोल रहा है कि यहाँ पर दोस्तों और बोला कार्य का 2/5 भाग कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। अगर दोस्तों ये सब मिल के कार्य करते तो यहाँ पे 20 से करते कितना दिन ले लेते, 60 दिन ले लेते। और बोल रहा है कि कार्य का 2/5 भाग करना है, तो टाइम भी इसका 2/5 हो जाएगा। टाइम भी इसका 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 से 5 काटेंगे तो 12 का डबल कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा 24। तो दोस्तों यह इस सवाल को लगाने का सबसे शॉर्टकट तरीका था, कुछ नहीं था दोस्तों। 120 40 और 60 का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा 120। दोस्तों 3 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 3 दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो टोटल कार्य कितना करेंगे दोस्तों, टोटल कार्य करेंगे दोस्तों 60 दिन में कार्य करेंगे दोस्तों। इसका 2/5 भाग कार्य, अगर इसका 2/5 भाग अगर पूरा करेंगे तो टाइम का भी 2/5 भाग लगेगा, यानी टाइम में भी 2/5 से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे से 24 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अब लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, किसी त्रिभुजाकार खेत आधार जिसकी ऊंचाई का 3 गुना है और 24.4 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत को जोतने की लागत 448.5 है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों एक तो होता है कि बेसिक से आप लगाएं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया एक त्रिभुजाकार खेत है और बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, इसका आधार जो है इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। अगर ऊंचाई कितना h है तो आधार कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा। अब दोस्तों बोल रहा है कि 1 हेक्टेयर स्क्वायर की कीमत कितना है 24.4। तो दोस्तों अगर आप लोग इसको बेसिक से लगाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार कितना होता है 3h और ये कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर होता है। तो यह इतना हेक्टेयर स्क्वायर आ गया दोस्तों, यह इतना हेक्टेयर स्क्वायर आ गया। और 1 हेक्टेयर स्क्वायर की कीमत कितना है 24.4 रुपया है। तो इतना हेक्टेयर स्क्वायर की कीमत कितना हो जाएगा 24.4 हो जाएगा। और यह किसके बराबर कर देंगे 448.35 के बराबर कर देंगे। यहाँ से आप लोग h का मान निकालेंगे तो 350 आएगा। लेकिन यह दोस्तों इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर देखिए दशमलव लगा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। हम आपको इसको ऑप्शन से लगाना बताते हैं कि इसको हम लोग ऑप्शन से कैसे लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टोटल लागत कितना है दोस्तों 448.35 है। 448.35 टोटल लागत है और इसमें इससे भाग दे देंगे 24.4 से, तो यह इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यह इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यह इसका क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे दोस्तों, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई कितना आया था दोस्तों 3h स्क्वायर आया था, 3h स्क्वायर आया था। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 350 में 7 गुणा 50 है, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए।
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे नीचे में 7 नहीं है, नीचे में 7 नहीं है। अगर दोस्तों ऊपर वाले में देखेंगे तो ऊपर वाले में 7 छक 42, 2 7 चौक 28, 7 5 35, ऊपर वाले में 7 है दोस्तों। ऊपर वाले में 7 इंक्लूड है, नीचे वाले में 7 नहीं है, यानी ये 7 तो बचा ही रहेगा। यानी ऑप्शन ऐसा रहना चाहिए जिसमें एच का मान 7 हो, एच का मान 7 हो। और दोस्तों यहाँ दशमलव में नहीं है, तो यहाँ पे 7 इसी वाले में बन रहा है, यहाँ पे 7 गुणा 50 इसी वाले में बन रहा है, तो यही वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 नहीं है, यह वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी 7 नहीं है, यहाँ पर भी 7 नहीं है। तो हमको अगर ऑप्शन से लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो बहुत कम टाइम में कर पाएंगे इसको, नहीं तो हम जैसे बताएं वैसे करेंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, 4 व्यक्ति हैं ए, बी, सी और डी 6 किलोमीटर लंबाई वाले वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना। दोस्तों यहाँ पर एक वृत्ताकार ट्रैक है और यह 6 किलोमीटर लंबा है, और ए बी सी डी यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं, तीनों चलते हैं। दोस्तों यह ए बी सी दोस्तों ए है, बी है, सी है और डी है। यह 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है और यह 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, और यह भी 4 किलोमीटर जाता है और यह 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। तो बोला यदि सभी एक ही बिंदु से एक साथ एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो जब वे पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलते हैं तो बी कितना चक्कर लगा रहे होंगे। दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए यहाँ पर दोस्तों क्या किया है, यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ और दोस्तों इसको टाइम एंड स्पीड को मिक्स कर दिया है। तो दोस्तों हम आपको बताएं, इसको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है। यहाँ से दोस्तों हमको पहले निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अगर दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे कि एक चक्कर कितना समय पूरा कर रहा है, बी कितना समय में एक चक्कर पूरा कर रहा है, इसी प्रकार सी और डी कितना समय में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर जितना टाइम आएगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। उसका एलसीएम निकालने के बाद दोस्तों जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, वह पहली बार समय होगा दोस्तों जब वो चारों आपस में मिलेंगे। तो उस समय में दोस्तों पूछ रहा है कि बी कितना चक्कर लगा लिया होगा, उस समय में बी कितना चक्कर लगा लिया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमको टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी में किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो हमारा टाइम निकल कर आ गया। टाइम निकल कर आ जाएगा तो दूरी कितना दोस्तों सबके लिए 6 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस दिया है सबके लिए 6 किलोमीटर से। ए कितनी स्पीड से जा रहा है, 3 की स्पीड से जा रहा है। बी कितना की स्पीड से जा रहा है दोस्तों, 3.5 को लिख सकते हैं 7/2, ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, 7/2 यहाँ से निकाल लेंगे। और यहाँ पर अगर इसका निकालेंगे तो कितना दोस्तों, सी का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, इसका 9/2 हो जाएगा और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इनका टाइम आ गया। और दोस्तों ए कितना टाइम ले रहा है, 2 घंटे का समय ले रहा है, और बी कितना ले रहा है, यहाँ से 6 दूनी 12/7 घंटे का समय ले रहा है, और सी कितना टाइम ले रहा है, 3/2 घंटे का समय ले रहा है। और यहाँ पे डी कितने का समय ले रहा है दोस्तों, 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/3 डी टाइम ले रहा है, डी 4/3 टाइम ले रहा है। यहाँ से दोस्तों एक टाइम आ गया, ए 2 घंटे में पूरा चक्कर कर ले रहा है, बी 12/7 घंटे पूरा चक्कर कर ले रहा है, और सी 3/2 घंटे में, और डी इसी प्रकार से 4/3 घंटे में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इनका निकालेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम दोस्तों क्या होता है, जो भिन्न का एलसीएम दोस्तों होता है, अंश का दोस्तों क्या निकालते हैं एलसीएम, और हर का एचसीएफ निकालते हैं। तो 2 12 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों 12 हो जाएगा। 7 और 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी अगर दोस्तों सभी लोग अगर साथ में कब मिलेंगे, 12 घंटे बाद साथ में मिल जाएंगे दोनों दोस्तों। 12 घंटे सभी चारों लोग 12 घंटे में एक साथ मिल जाएंगे। और बोल रहा है कि इस 12 घंटे में दोस्तों बी कितना चक्कर लगाया, इस 12 घंटे में दोस्तों बी कितना चक्कर लगाया। दोस्तों बी 1 घंटा में कितना चक्कर लगाया दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे, बी 1 घंटा में कितना चक्कर लगा रहा है दोस्तों, एक चक्कर 12/7 घंटा में लगा रहा है दोस्तों, एक चक्कर 12/7 घंटा में एक चक्कर लगा रहा है। तो 12 घंटा में कितना लगाएगा दोस्तों, यहाँ से 7 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 7 से गुणा हो जाएगा। तो 12 घंटा में दोस्तों कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, 12 घंटा में उसको 7 चक्कर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा बी का आंसर 7 आंसर आ जाएगा। दोस्तों हम लोग कुछ नहीं किए, यहाँ पर हम लोग पहले टाइम निकालेंगे,
टाइम निकालने के लिए दोस्तों दूरी में स्पीड से भाग देंगे तो टाइम आ जाएगा 2 आ जाएगा, 12/7 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 4/3 आएगा। दोस्तों टाइम का एलसीएम लेने पर जो दोस्तों टाइम आता है इतने टाइम बाद दोस्तों वो सब मिल जाएंगे, यानी 12 घंटे बाद मिल जाएंगे। दोस्तों बी जो है एक चक्कर कितने घंटे में लगा रहा है, 12/7 चक्कर। दोस्तों बी जो एक चक्कर 12/7 घंटा में लगा रहा है, तो इस प्रकार से वह 12 घंटा कितना चक्कर लगाएगा, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई किए तो दोस्तों इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे 7 चक्कर हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अब 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया 3 की पावर x बराबर 9 की पावर y बराबर 27 की पावर z। तो इतने का मान दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे हमको z का दोस्तों इतने का मान इतना बराबर दिया तो z का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों यह बहुत ही आसान सवाल है, यदि आप लोग इसको एक बार समझ लेंगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबका बेस एक ही बना लेते हैं। यहाँ पे 3 की पावर x है और यहाँ पे हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2y हो जाएगा, 3 की पावर 2y हो जाएगा। और यहाँ पे 27z को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, और यहाँ पे ऊपर z है तो 3 की पावर 3z हो जाएगा, 3 की पावर z हो जाएगा। अब दोस्तों हमको यहाँ पर क्या हो गया, आधार सबका बेस कितना हो गया, सेम हो गया। जब बेस सेम हो जाता है दोस्तों हम लोग जो पावर होती है इसको बराबर कर सकते हैं। तो x बराबर यहाँ से 2y आ जाएगा बराबर 3z आ जाएगा, बराबर 3z हो जाएगा। तो हमको मान किसका निकालना है, z का मान निकालना है। तो यहाँ से यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है यहाँ पर हमको x और z की वैल्यू, यहाँ पे x और y की वैल्यू हमको गायब करनी है। तो x को z में बदलना है और y को भी z में बदलना है। तो यहाँ से अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान बराबर दोस्तों यहाँ पे 3z दिया है, तो 3x का मान निकालेंगे तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई होगा, तो दोस्तों यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा इसका मान, इसका 3x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 3x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 3 का 9z हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 6y है तो यहाँ पे 2y है, इसको 6y बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 का 9z, यानी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 9z हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 9z पहले से दिया हुआ है, 9z पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 32/3 हो जाएगा दोस्तों, 32/3 आ जाएगा। तो दोस्तों सबका जो हर है सेम है, तो ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, z आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, z आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 32/3 आ जाएगा, 32/3 आ जाएगा दोस्तों, सही है। अब चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों 9 को कितना बार में काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा, और यह 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। जब z इधर जाएगा तो 32 नीचे आ जाएगा, तो z बराबर दोस्तों 1/32 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 1 वाला सही है। दोस्तों हमको बताने में इतना टाइम लगा है, लेकिन आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग बहुत कम टाइम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट इसका मान लिख सकते हैं दोस्तों, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन दिया दोस्तों 2016-17 और 2018-19 में वाणिज्य के विद्यार्थियों का योगफल और 15-16 और 19-20 में विज्ञान के विद्यार्थियों के योगफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वाणिज्य दोस्तों यहाँ पर जो इस कलर से रंगा गया है यह वाणिज्य है। तो 2016 और 17 में कितना है दोस्तों, 1050 है। यहाँ पर 2016-17 में 1050 है और 18-19 में कितना है दोस्तों, 1335 है। तो 1050 और 1335 जोड़ेंगे तो 13 10 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2300, यहाँ पे 50 और 35 जोड़ेंगे 85, 2385 हो जाएगा, 2385 हो जाएगा। और बोला इसका अनुपात 2015-16 में विज्ञान कितना है, 15-16 में विज्ञान दोस्तों यहाँ पर कितना है, 1025 है। और 19-20 में दोस्तों यहाँ पर कितना है, 1240 है। तो 1050 और 1240 कितना हो जाएगा, 12 10 2265 हो जाएगा, 2265 हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। अब दोस्तों इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से काटेंगे
तो 5 चौक को 20 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 चौक को 20, 3 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और यहाँ से 5 से काटेंगे तो 45 पचे 225 और 5 3 15। और दोस्तों इसको हम लोग किससे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 7 4 11 7 18, 5 4 9 3 12, 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे तो इसको कितनी बार में कटेगा, 15 3 45, 2 बचेगा, 3 9 27, 159 हो गया और यहाँ से काटे 15 3 45, 1 3 1 तो 159 अब रेशियो 151 हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को लगाइए, हम बताते हैं आपको। अठारहवां क्वेश्चन लगाइए दोस्तों। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दोस्तों दिया, कोई कार 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर ए से शहर बी तक जाती है और 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए तक आती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह फार्मूले पे है, औसत चाल क्या होता है 2xy अपान x प्लस वाई, या दोस्तों यह फार्मूला होता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। यदि कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है तो एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्तों 2xy बटे x प्लस वाई होता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2xy करेंगे तो दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 56 बटे x प्लस वाई, 84 56 जोड़ेंगे तो 6 4 10, यहाँ पर जोड़ेंगे 6 4 10 8 5 13 1 14 140 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 14 छक 84 हो जाएगा, 14 छक 84 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। 56 गुणे 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 गुणे 12 12 छक 72 हो जाएगा और 12 पचे 60 और 60 60 67 हो जाएगा, 60 7 67 और नीचे 10 है तो एक अंक पे 10 लग जाएगा। तो 67.2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग दोस्तों 3 का मल्टीपल भी देख सकते थे, 7 6 13 2 15 और यहाँ पे 8 6 14 4 18, तो 2 ऑप्शन मिल रहा था तो यहाँ से आप लोग नहीं कर सकते थे। यहाँ पर इकाई का अंक आप लोग अगर लगाते तो यहाँ पे हो जाता, देखिए 6 दूनी 12, 12 में इकाई का अंक 2, 2 का गुणा 6 में करेंगे तो इकाई का अंक 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो यहाँ से आप लोग सही कर सकते थे। चलिए दोस्तों चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही आसान है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3 7 दिया है और उनका डिफरेंस कितना है 72 दिया है। तो छोटी संख्या दोस्तों 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल सभी में। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इनका डिफरेंस कितना दिया है दोस्तों, इनका डिफरेंस 4 का दिया है। इस 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 18। तो यहाँ पे छोटी संख्या दोस्तों 3 है तो 18 का 3 गुना करेंगे तो 54 हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों 25 सवाल इसमें रहते हैं, सभी कठिन नहीं रहते हैं, इसमें सिर्फ मुश्किल से मुश्किल दोस्तों 6 से 7 सवाल थोड़ा कठिन डिफ़िकल्ट होंगे और सब इजी है। दोस्तों चलते हैं हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन दोस्तों दिया है, किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 4489 और मैदान का परिमाप क्या होता है। तो दोस्तों मैदान का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 4489। दोस्तों आज हम आपको निकालना अंडर रूट निकालना बताएंगे बिना इसका फैक्टराइजेशन किए हुए। तो चलिए दोस्तों इसको निकालने के लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसके हम लोग निकट पहुंचते हैं। यहाँ पर क्या दिया है 4489 दिया है, तो हम लोग अगर 60 का स्क्वायर करेंगे तो 60 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 3600 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4900 होता है। यहाँ पे 3600 होता है और यहाँ पे 4900 होता है, यानी यह 4400 3600 बड़ा है और इसे 4900 से छोटा है, यानी जो इसका आंसर होगा 60 और 70 के बीच में ए का मान होगा, 60 और 70 के बीच में ए का मान होगा। अगर दोस्तों हम लोग 65 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 5 का अगर इकाई का अंक है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 25 और 6 का गुणा 7 में इसकी अगली संख्या में कर देंगे 6 7 42, यानी अगर 65 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 4225 है दोस्तों, यह 4489 इससे ज़्यादा है। अब दोस्तों इसका आंसर 70 और 65 के बीच में और इकाई का अंक 9 भी रहना चाहिए। तो दोस्तों इसके बीच में कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 9 आएगा दोस्तों 67 है। 67 का इकाई का अंक करेंगे दोस्तों स्क्वायर 7 से 49 9 बन जाएगा। 68 का करेंगे 4, 69 का करेंगे
1 आ जाएगा दोस्तों। तो यही 7 वाला आंसर हो जाएगा बिना देखे करे हुए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, 60 और 70 के बीच में, फिर इसके बाद 65 के बीच में देख लेते हैं। दोस्तों 60-65 के बीच में नहीं है, तो 65 से 70 के बीच में अवश्य होगा। अगर 60 और 65 के बीच में रहता और इकाई का अंक 9 रहता तो हम लोग सीधे 63 को पकड़ लेते। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा है, 65 और 70 के बीच में हम लोग तो 7 का देखेंगे। तो यहाँ पे 67 का स्क्वायर है, यानी ए का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ए का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 67, और यहाँ से 4 गुना इसका करेंगे तो यहाँ पे 268 आ जाएगा। 4 7 28, 4 जगह 24, 2 26। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों यह भी बहुत इजी क्वेश्चन था। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि समान भुजाओं में से एक भुजा और एक असमान भुजा का अनुपात दोस्तों यहाँ पर 6:11 दिया गया, और इसका परिमाप दोस्तों कितना दिया, 46 सेंटीमीटर दिया। तो त्रिभुज का दोस्तों लगभग में क्षेत्रफल हमको निकालना है, लगभग में दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो समान भुजा और असमान भुजा की लंबाई दिया है, तो समान भुजा दोनों दोस्तों कितना हो जाएगा 6 और एक असमान भुजा 11 हो जाएगी, एक असमान भुजा 11 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 6 6 12, 12 11 कितना हो जाएगा 23, यहाँ पे 23, और परिमाप कितना दिया है दोस्तों 46 दिया है। तो यह इसका 2 गुना है, तो इसकी भुजा कितना आ जाएगा दोस्तों 12, यहाँ पर यह भी 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 22 आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस दोस्तों इसका अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप 46 का आधा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो दोस्तों होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस माइनस ए यहाँ से 23 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 23 में से अगर 12 घटाएंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, और यहाँ पर भी दोस्तों 11 आ जाएगा। 23 में से 22 घटाएंगे, 23 में से 22 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हमारा कितना आना चाहिए था 11√23, लेकिन दोस्तों हमको लगभग में मान निकालना है। तो अब हम चलिए दोस्तों इस ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि ऑप्शन कितना होना चाहिए था। अगर दोस्तों इस 23 को हम लोग 25 भी मान लें, अगर 25 को बाहर करेंगे तो 11 5 55, यानी आंसर 55 से कम ही आना चाहिए यहाँ पर, यानी 64 और 57 आंसर नहीं हो सकता। 64 और 57 आंसर नहीं हो सकता। अगर दोस्तों अगर हम लोग 23 को देखेंगे, अगर 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025 होता है, 2025 यानी 20.25, यानी इसका मान जो है दोस्तों 23 है, यानी 4.5 से इसका मान ज़्यादा ही होगा। अगर दोस्तों यह इसका मान 4.5 से अगर इतना करते तो 11 चौक 44 हो जाता है, और दोस्तों 11 का आधा करते कितना हो जाता है दोस्तों 5.5 होता है, 5.5 होता है, यानी 49.5 से आंसर ज़्यादा ही आता है, 49.5 से आंसर ज़्यादा ही आता है। तो 49.5 से दोस्तों ज़्यादा कि एक ही वाले में है कितना 53, यही वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालने लगेंगे तो इसको नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों सवाल आसान है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा दे दिया है, तो इसकी वजह से यह थोड़ा सा टफ बन जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 22वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर, यदि कोई बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वह अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट की देरी से पहुँचती है, लेकिन यदि इसकी चाल में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो गंतव्य स्थान पर 6 मिनट देरी से पहुँचती है। तो यात्रा पूरी करने के लिए बस का सामान्य समय ज्ञात कीजिए, बस का सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो 11 मिनट की देरी हो जा रही है, लेकिन अब इसकी चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जा रही है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 बढ़ाएंगे तो 54 किलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों इसके नीचे क्या लिखेंगे, 40 का और 54 का डिफरेंस लेंगे। 40 54 का डिफरेंस दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। 40 14 का डिफरेंस, यहाँ पे 40 54 का डिफरेंस 14 हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस लेंगे। तो टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, टाइम का डिफरेंस यहाँ पर 11 मिनट की देरी हो रहा था और यहाँ पे 6 मिनट की देरी हो रहा है, तो टाइम का डिफरेंस 5 मिनट है। 5 मिनट को दोस्तों घंटे में बदलेंगे तो 5/60 हो जाएगा। 5/60 का मतलब होता है 1/12, तो 1/12, और यहाँ से निकल के क्या आती है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस आती है निकल के, यहाँ से हमारा टोटल डिस्टेंस निकल के आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यह दोस्तों हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसको हम लोग 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 9 के 9 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे
2 से काट देंगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, डिस्टेंस दोस्तों हमारा 90/7 आ गया। यह हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। और बोल रहा है कि यात्रा पूरी करने के लिए बस का सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको एग्जैक्ट टाइम निकालना है। अब दोस्तों दूरी कितना होगी दोस्तों, 90/7 किलोमीटर होगी हमारी दूरी। और बोल रहा है यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो टाइम कितना लगता है, टाइम बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी इतना है, चाल कितना हो जाता है 40। या दोस्तों चाल घंटे में आई हुई है, या चाल घंटे में आई हुई है। और इसको मिनट में बदलने के लिए आंसर हमको मिनट में निकालना है। तो मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दोस्तों 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हम लोग ये सब इरेज कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 1 2 इसमें बचा है 45। तो यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, 135/7 आएगा दोस्तों। 135/7 मिनट आएगा। 135/7 मिनट आता है दोस्तों, जो कि 11 मिनट की देरी हो रही है दोस्तों। 40 किलोमीटर से चल रहा है तो 11 मिनट की देरी हो रही है। तो दोस्तों इसमें से हमको 11 मिनट घटाना पड़ेगा, यानी 11 मिनट पहले इसको करेंगे तब जाकर एग्जैक्ट टाइम आएगा। 11 मिनट की देरी हो रही है दोस्तों, यानी 11 मिनट लेट का समय है। तो इसमें से 11 मिनट घटाएंगे तो 11 × 73, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। 135 मिनट से 77 घटाएंगे तो 58/7 आ जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ से आप लोग देखते हैं, यहाँ पर नीचे पहले ही 7 आ रहा है, तो ऑप्शन बटे में 7 एक ही वाले में आ रहा था। तो आप लोग पहले इसका आंसर टिक कर सकते थे। यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के बाद जो 90/7 आया, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, एक क्रिकेट मैदान का क्षेत्रफल 5400 वर्ग गज है। यदि पूरे मैदान में 200 केजी उर्वरक एक समान रूप से फैलाया जाता है तो 2700 वर्ग गज के कुल क्षेत्रफल वाले मैदान में कितना केजी उर्वरक फैलाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया कि एक मैदान है और यह 5400 गज का है दोस्तों, 5400 स्क्वायर गज का है, और इसमें 200 केजी उर्वरक लगते हैं पूरे फैलाने के लिए। स्प्रे करने के लिए 200 केजी क्या लगते हैं, उर्वरक। और बोला कि दोस्तों अगर मैदान कितना है 2700 स्क्वायर गज है तो कितना केजी उर्वरक लगेगा। दोस्तों जब 5400 केजी था तो कितना लग रहा था, 200 केजी लग रहा था। अब दोस्तों इसका आधा हो गया मैदान, इसका मैदान आधा हो गया, 5700 हो गया, तो यह भी इसका उर्वरक भी दोस्तों इसका आधा लगेगा। यानी 100 केजी में 2700 स्क्वायर गज का हम लोग यहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना उर्वरक लगना चाहिए, 100। बहुत ही आसान था दोस्तों। यहाँ पे 54 का आधा किया है, यहाँ पे 200 का भी आधा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 24वें क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद लास्ट होगा दोस्तों। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। लिखा है 2 उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं डाला, और बोल रहा है कि जो डाले गए मत है उसमें से 10% इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुए, तो और वह 1701 मतों के बहुमत से जीता। तो नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि वोटर लिस्ट में कितने लोग थे, 100 लोग थे, और बोल रहा है कि इसमें से 10% लोगों ने मत नहीं डाले। तो कितने लोग वोट डाले हैं दोस्तों, 10% नहीं डाले हैं, तो 90 लोग वोट डाले हैं। और बोल रहा है कि इस 90 में से जितने लोग वोट डाले हैं इनका 10% मत इनवैलिड हो गया, यानी ख़राब हो गया दोस्तों। तो इसका 10% निकालेंगे तो 9 होता है। तो अच्छा वैलिड वोट कितने बचेंगे, तो 90 में से 9 घटाएंगे दोस्तों, 81 वैलिड वोट बचेंगे। अब दोस्तों 81 वैलिड वोट बचेंगे। अब इसी 81 में से दोस्तों, इसी 81 में से जो विनर रहेगा और जो लूजर रहेगा इसी में से डिसाइड करेंगे। और बोला कि जो जीता है वह 52% मत पाया है, जो जीता है वह 52% मत पाया, और जो हारा होगा तो दोस्तों 100 में से कितना 48% मत पाया होगा। 48% मत पाया होगा, 48% मत पाया होगा। अब दोस्तों यह कितने परसेंट से जीता है दोस्तों, यह 48% पाया या 52% पाया है, और यह कितने 4% से जीत जा रहा है। यह 81 के 4% से जीत रहा है। 81 के 4%, 4% को फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/25 हो जा रहा है।
यानी 1/25 इतने मत से जीत रहा है, जो जीत रहा है। दोस्तों इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 1701 दिया है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग 80 मान लेते हैं और 80 का डबल करते हैं। यहाँ पे 80 गुणा 20 कितना होता है दोस्तों, 1600 होता है। 80 गुणा 20 1600 होता है, यानी इकाई का अंक 1 लाना है तो हमको 21 से गुणा करेंगे तो 81 गुणे 21 1701 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 यूनिट का मान 21 गुणे 25 आ जाएगा। तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 यूनिट का मान यहाँ पर दोस्तों 25 के 25, 25 दूनी 50, 2 52 और 100 यूनिट का मान निकालना रहेगा तो यहाँ पे 52,500 हमारा आंसर आ जाता है। दोस्तों यह सवाल बहुत ही ईजी था। यहाँ पर दोस्तों हम लोग टोटल मतदाता में 100 मान लिए दोस्तों, यहाँ पे 90 ने 10 ने वोट नहीं दिया, 90 ने दिया दोस्तों। इसमें से 10% इनवैलिड हो गए तो वैलिड वोट कितने बचे, 81। इस 81 में से दोस्तों जो जीत रहा है वह 52% वोट पा रहा है और जो हार रहा होगा वह 100 में से 52% ये पाया है तो 48% ये पाया होगा। दोस्तों यहाँ 81 के 4% से जीत रहा है, तो 81 के 4% से का क्वेश्चन में मतलब दिया दोस्तों 1701 मतों के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 21 गुणा 25 आ जाएगा। तो 100 का मान निकालेंगे दोस्तों तो 52,500 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद लास्ट है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस सवाल को लगाइएगा वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं लगे तब इसको देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों हमको सिंप्लीफिकेशन से दिया है और मान एग्जैक्ट नहीं निकालना है, यानी एग्जैक्ट लगभग में निकालना है मान। तो दोस्तों यहाँ पे हमको कोई फार्मूला नहीं लगेगा, आप लोग फार्मूले के चक्कर में मत पड़िएगा। यहाँ पर जब भी मान लगभग में आए दोस्तों यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर डेटा भी सेम नहीं, यहाँ पर दोस्तों इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है। अगर डेटा सेम रहता, 2 मिलता तो 2AB 3AB जो भी दोस्तों फार्मूला होता है तो उसको हम लोग अप्लाई करते हैं और यहाँ पर लगभग में मान निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे दोस्तों आसान ट्रिक ये है कि दोस्तों यह जो फ्रैक्शन यहाँ पर जो दशमलव दिया है इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। यह बेसिक चीज़ होता है, यह आपको आना चाहिए, यह आपको आना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों इसका फ्रैक्शन होता है, अगर पहले का देखेंगे 1/6 होता है। 1/6 में भाग देंगे तो दशमलव दोस्तों यहाँ पर 0.16666 आ गया। इन निकटतम मान लेंगे तो 667 आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे 6 का नम 6 होगा, 4 आएगा, 40 बचेगा, 6 चौक 36, फिर 40 हो जाएगा, 6 चौक 36। तो इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/6 और इसका दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0.8333 है। तो दोस्तों इसको हम लोग लिख लेते हैं 5/6। 5/6 दोस्तों करेंगे तो 0.50 हो जाएगा, तो 6 8 48 हो जाएगा, फिर 20 बच जाएगा। 20 में हमेशा दोस्तों 3 बार जाता रहेगा, तो 6 18 6 18। इसी प्रकार से दोस्तों 0.555 है, तो यह कितना बार जाएगा, यह किसका फ्रैक्शन है दोस्तों, 5/9 का ये फ्रैक्शन है। यहाँ पे करेंगे तो 9 5 45, हमेशा 5 बचेगा, एक 0 लगता चला जाएगा। तो 9 5 45, 9 5 45 यहाँ पर आता रहेगा। तो दोस्तों इसको लगाने का सबसे शॉर्टकट तरीका दोस्तों यही है, और यह ऐसे लगेगा ही, इसका और कोई तरीका नहीं हो सकता। और यहाँ पर दोस्तों 0.33 या तो आसान है दोस्तों, या आपको मालूम होगा कितने का फ्रैक्शन है, या दोस्तों 1/3 का फ्रैक्शन है, 1/3 का फ्रैक्शन है। और यहाँ पर दोस्तों जो 0.667 दिया है, या 2/3 होता है, या 2/3 होता है। 3 6 18, 3 6 18 हमेशा 6 बार जाता रहेगा। दोस्तों 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों इसको सॉल्व करने लगते तो आप लोग कभी नहीं कर पाते, तो इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर ले पाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ से 3 3 का 9 या दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसको देखेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा। 36 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में दोस्तों कटेगा, 12 बार में कटेगा। 6 6 36 में दोस्तों 4 से भाग देंगे तो 9 बार में कटेगा, और यहाँ पे 2 से गुणा है तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 25 बटे 18। 18/25 अगर करेंगे तो दोस्तों एक बार जाएगा, 18 के 18 7 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 70 हो जाएगा। तो 18 चौक 72 हो जाएगा, लगभग 1.4 अप्रॉक्स में इतना आएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा।
तो दोस्तों अगर यहाँ पर 3 बार लग जाते तो 18 3 54, जो कि 70 से बहुत कम है। तो 70 के करीब में कौन सबसे ज़्यादा है? 18 चौक 72 है। तो दोस्तों यह सब जो सबसे करीब में रहता है वही लगभग मान आता है। तो 1.4 वाला सही हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।